अलग गवर्नर चलाते थे जो कि एक दूसरे से इंडिपेंडेंट थे, यानी वो लोग एक दूसरे के काम में दखल नहीं देते थे। बंगाल वाले को मद्रास से मतलब नहीं, मद्रास वाले को मुंबई से मतलब नहीं, मुंबई वाले को बंगाल से मतलब नहीं, ऐसा पहले चलता था। लेकिन इसमें क्या किया गया, यह व्यवस्था की गई कि जो बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया। कहां का? बंगाल का, बंगाल का गवर्नर जनरल। और इसके साथ ही जो मद्रास और मुंबई के जो गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। यानी कि बंगाल का गवर्नर जनरल टॉप पर, उसके नीचे कौन आ गया? मद्रास, और इसके साथ ही कौन आ गया? मुंबई। मुंबई नहीं, उस समय बंबई था, समझ गए? ये लोग आ गए, ये लोग इसके नीचे आ गए। किसके नीचे आ गए? बंगाल के गवर्नर जनरल के नीचे। अब यहीं पर सवाल कि देखिए, जो पहले गवर्नर जनरल थे कहां के? बंगाल के, वो कौन थे? लॉर्ड वारेन हास्टिंग्स थे। लॉर्ड वारेन हास्टिंग्स जो थे वो पहले गवर्नर जनरल बने। इसके बाद दूसरा क्या पॉइंट है, दूसरा क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो यह है कि गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। ये देखिए, गवर्नर जनरल अकेले सारे काम नहीं करने पाएगा, जो और भी लोग हैं उनको बैठाए गए, यानी कि 4 लोगों का एक कमेटी, टीम बैठाया गया जो कि गवर्नर जनरल की सहायता करेगा डिसीजन लेने में। अब यहां पर आगे बढ़ें तो यहां पर एक चीज हमें ध्यान में रखना चाहिए कि यहां पर यह सहायता भी हम कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं गवर्नर जनरल पर कंट्रोल रखने के लिए भी यह व्यवस्था की गई थी। क्या व्यवस्था था कि देखिए, ये जो 4 लोग हैं जो कि सहायता के लिए कहा जा रहा है कि सहायता के लिए आए हैं, तो यहां पर यह होता था कि गवर्नर जनरल को कोई कानून बनाना है, कोई डिसीजन लेना है, तो वो अपनी मर्जी से नहीं ले सकता था। उसको यहां पर ये जो कार्यकारी परिषद है इसमें आना पड़ता था, इन लोगों से वो पास करवाना होता था। पास करवाना होता था तो क्या होता था? वोटिंग होता था। वोटिंग होता था तो यहां पर एक है गवर्नर जनरल, 4 लोग हैं यहां पर कार्यकारी परिषद, तो यहां पर इसे पास करवाने के लिए इनके मर्जी के बिना गवर्नर जनरल कुछ नहीं कर सकता है। तो गवर्नर जनरल पावरफुल है? नहीं है, जितना दिख रहा है उतना नहीं है। अब यहां पर ऐसी व्यवस्था आपके मद्रास और मुंबई में भी कर दी गई थी कि मद्रास और मुंबई का जो गवर्नर है उसके लिए भी कार्यकारी परिषद बैठा दिया गया कि इनके परमिशन के बिना आप काम नहीं कर सकते हैं, समझ गए? इसके बाद कोलकाता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश को बैठाया गया। मुख्य न्यायाधीश, पहले मुख्य न्यायाधीश का नाम सर एलिजा इम्पे, ये नाम याद रखिएगा। जैसे ये नाम हो गया या फिर वारेन हास्टिंग, ये सारे नाम जो हैं वो इंपॉर्टेंट है, ये आपका एमसीक्यू वगैरह में पूछा जाता है, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ें तो आगे यहां पर है कि देखिए, यहां पर हमने कहा कि भ्रष्टाचार होता था। भ्रष्टाचार में क्या होता था कि लोग अपना व्यापार करते थे, कंपनी का व्यापार नहीं करते थे। तो यहां पर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या किया गया कि जो कंपनी के जितने भी कर्मचारी थे उनको निजी व्यापार बंद कर दिया गया। साथ में यह भी कह दिया गया कि आप भारतीयों से उपहार या फिर रिश्वत नहीं ले सकते हैं। पहले क्या होता था, निजी व्यापार के बारे में तो बता दिया कि जो लोग थे, जो कंपनी के कर्मचारी थे वो व्यापार करते चलते थे, लेकिन कई बार उनको जो है रिश्वत ले लेते थे, या फिर रिश्वत वो उनको मिलता था, गिफ्ट मिलता था, तो वो लोग कहते थे यार हमको रिश्वत थोड़े मिला है, हमको गिफ्ट दिया गया है, वहां के महाराज ने हमको 1 लाख रुपया गिफ्ट दिया है, गिफ्ट, तो हम गिफ्ट कैसे मना करें? तो वो चीज प्रॉब्लम थी। तो वहां पर कहा गया कि नहीं, आपको रिश्वत भी नहीं लेना है और गिफ्ट भी नहीं लेना है, आप 1 रुपया किसी से नहीं ले सकते हैं किसी भी तरीके का, समझ गए? इसके बाद क्या किया गया, इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। यानी कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, जो कि एक तरीके से ब्रिटेन में बैठा हुआ था, जो कि यहां के सारे कामों को देखता था, उसके जरिए जो इस कंपनी पर कंट्रोल था ब्रिटिश सरकार का वो बढ़ गया, काफी ज्यादा हो गया। और यहां पर यह भी कर दिया गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत में अपने राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देगी। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी किसके ऊपर अटैक करने वाली है, किस देश के साथ दोस्ती रख रही है, वो लोगों के लिए क्या डिसीजन ले रही है, क्या वो फैसला कर रही है, सारे चीजों को जाकर कहां एक्सप्लेन करना पड़ेगा? ब्रिटिश संसद में या फिर ब्रिटिश सरकार के पास, समझ गए? तो ये चीजें की गई थी बदलाव। अब देखते हैं कि जो यहां पर रेगुलेटिंग एक्ट था इसकी क्या कमियां थी, ये हम देख लेते हैं क्या कमी था। सबसे पहला, गवर्नर जनरल जितना पावरफुल दिखता था उतना पावरफुल था नहीं, क्योंकि हर कानून को पास करने के लिए परिषद से सहमति लेनी होती थी, लेकिन जवाबदेही
गवर्नर जनरल की होती थी। समझे? क्या समझे? कि गवर्नर जनरल कोई कानून बनाना चाहता है, उसको लग रहा है कि यार यहां पे फॉल्ट है, मैं कानून बना देता हूं या फिर कोई डिसीजन ले लेता हूं, तो वो अब खुद से कर नहीं सकता है। वो जाएगा 4 लोगों के पास कि भैया तनी कानूनवा बना दीजिए, कानून पास कर दीजिए, तब जाके वहां काम होगा। उन लोग बोल देगा नहीं हम नहीं करेंगे, जो करना है कर लीजिए। लेकिन अगर मान लीजिए कानून नहीं बनता है, कोई डिसीजन नहीं होता है और कुछ गड़बड़ हो जाता है, तो सवाल किससे पूछा जाएगा? सवाल गवर्नर जनरल से पूछा जाएगा, उन 4 लोगों से नहीं पूछा जाएगा। यह एक बहुत बड़ा फॉल्ट था। इसके बाद यहां पर एक और डिसीजन लिया गया था कि जो मद्रास और मुंबई के गवर्नर थे उसको गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था, लेकिन उनकी शक्तियों का विभाजन स्पष्ट नहीं था कि जो हमारा गवर्नर है मद्रास का, वो कौन से फैसले खुद ले सकता है, कौन से फैसलों के लिए जाकर उसको गवर्नर जनरल से पूछना होगा बंगाल का। ये एक तरीके से कंफ्यूजन था। समझ गए? पावर का क्लियर डिवीजन नहीं था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट तथा गवर्नर जनरल के बीच बहुत मतभेद थे और दोनों एक दूसरे का कंट्रोल करना चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट बैठा दिया गया कलकत्ता में ही जो गवर्नर है, गवर्नर जनरल बंगाल का, वो भी बैठा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का जज चाहता है कि गवर्नर जनरल को कंट्रोल करे और गवर्नर जनरल चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करे। तो दोनों के बीच में काफी लड़ाइयां झगड़े चल रहे थे और बहुत ज्यादा कंफ्लिक्ट हो रही थी। अंत में यह हुआ कि ब्रिटिश सरकार को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ा और बीच बचाव करने के लिए आना पड़ा। अब देखिए यहां पर ये कमियां तो हमने देख लिया। अब कमियों को दूर करने के लिए 1781 में एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था, जो इसके बारे में शॉर्ट में हम यहां पर देख लेते हैं क्योंकि ये उतना बड़ा नहीं है, काफी शॉर्ट है। अब देखिए यहां पर इसका मुख्य उद्देश्य था कि गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट का जो शक्तियां हैं उसको क्लियरली डिफाइड किया जाए, क्लियरली बताया जाए। तो यहां पर यह किया गया कि राजस्व से जुड़े हुए जितने मामले हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं देगा। इसके साथ ही गवर्नर जनरल और उनकी जो काउंसिल है, काउंसिलिंग यहां पर लिखा हुआ काउंसिल होगा, काउंसिल जो है सुप्रीम कोर्ट के दायरे से बाहर रहेगी, उनके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला नहीं दे सकता है। कोलकाता के सभी निवासियों को सुप्रीम कोर्ट के दायरे में कर दिया गया। यानी इसके पहले क्या था? इसके पहले जितने भी ब्रिटिश अधिकारी थे, ब्रिटिश लोग थे, ब्रिटिश व्यवस्था थी, उनके लिए यह सुप्रीम कोर्ट था। लेकिन इस समय क्या कर दिया गया कि कलकत्ता के जितने निवासी हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट के दायरे में आएंगे। इसके साथ ही गवर्नर जनरल काउंसिल जो है, काउंसिलिंग फिर से लिखा हुआ काउंसिल होगा, को प्रांतीय न्यायालय तथा काउंसिलिंग के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। यहां पर काउंसिल होगा, यानी कि समझ गए कि जो गवर्नर जनरल है वो पूरे देश के लिए कानून बनाएगा, यानी कि जो जितने भी ब्रिटिश अधिकार वाले क्षेत्र हैं उनके लिए भी कानून बनाएगा। साथ में यहां पर जो क्षेत्र हैं यानी कि मद्रास, मुंबई, उनके लिए भी कानून कौन बनाएगा? कानून बनाएगा गवर्नर जनरल। समझ गए? तो ये एक तरीके से व्यवस्था किया गया था, बदलाव किया गया था एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के साथ। इसके साथ देखिए यहां पर यह टॉपिक खत्म होता है और हम अगला वीडियो करेंगे।